नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के उस क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। अपन ने पूरे चैप्टर को कंप्लीटली विद थ्योरी और क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। अब देखिए, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें मैंने यहाँ पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे हैं 20 में से। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं, किसी में आपको एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स का, किसी में इनवर्स निकालना है, किसी में क्रैमर नियम से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है, किसी में आव्यूह सिद्धांत से ज्ञात करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके पास में इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में नहीं है। और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और 3 बिंदुओं के सारे होने की कंडीशन भी है। ठीक है, अब मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए, हालांकि चारों क्वेश्चन करवा रखे हैं, फिर भी आपके पास में इन क्वेश्चन के अपन हिंट्स दे देते हैं ताकि बाकी वाले क्वेश्चन इनकी सहायता से आपके पास में रिवीजन टाइप में इजी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रैमर नियम से सिद्ध करो कि जो समीकरण निकाय है वो असंगत है। अब मैंने आपको 2 तरीके बताए थे कि क्रैमर नियम से आपके पास में ये असंगत होगा, उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि यदि आपके पास में देखिए कोई समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 हो, देन यदि if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, ठीक है, देन आपके पास में जो सब सिस्टम है वो आपके पास में क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूस होगा या असंगत होगा। देन सिस्टम आपके पास में क्या होगा, निकाय क्या होगा, असंगत होता है। और दूसरा तरीका मैंने और बताया था कि यदि आपके पास में इफ डेल्टा बराबर 0, डेल्टा 1 बराबर 0 एंड डेल्टा 2 बराबर आपके पास में 0, तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। लेकिन यदि आपके पास में डेल्टा का मान 0 आ जाए और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान नॉट इक्वल टू 0 आए, तो अपन कहेंगे कि इसके असंगत हल है और इसका कोई हल नहीं है। तो दोनों तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, इस सिस्टम को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां से आपके पास में a1 अपॉन a2 की क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2/4 बराबर 1/2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी, -1 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/2 और c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 आ गया 5/7। तो देखिए अपन कह सकते हैं therefore a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः निकाय है वो असंगत है। दूसरा तरीका देखते हैं कि मैं इसका डेल्टा निकालता हूं, तो डेल्टा क्या होता है, a1 b1 a2 b2, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 2 -1 और माइनस का 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, दिया गया माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0, डेल्टा का मान 0 आ गया। अब मैं निकालता हूं डेल्टा 1, तो वो क्या होता है c1 c2 b1 b2, तो ये आ गया c1 c2 5 और 7 और b1 b2 माइनस का 1 और माइनस का 2, तो इसका मान निकालकर क्या आएगा -10 प्लस के 7 बराबर -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और डेल्टा 2 निकालेंगे तो ये होता है a1 a2 c1 c2, तो ये वैल्यू होगी आपके पास में 2 4 5 और 7, क्योंकि 2 और 4 और 5 और 7, तो ये वैल्यू होती है 7 दूनी 14 -5 और 20 बराबर -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 is not equal to 0, डेल्टा 2 is not equal to 0, अतः जो निकाय है वो क्या होगा, असंगत होगा और इसके कोई हल नहीं होंगे। अतः निकाय असंगत है।
तो देखिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। यदि 3/3 यदि 3 वेरिएबल का आता है तो आपको यही मेथड अपनाना है, डेल्टा बड़ा, और 2 वेरिएबल का आता है तो आप ये भी अपना सकते हो और ये भी अपना सकते हो, लेकिन ये यदि अपनाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व आउट करवा लिया है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा हाथ से हटा देते हैं। मैंने आपको पहले कंडीशन भी बता दी और कंडीशन को क्वेश्चन के हिसाब से प्रूव भी करवा लिया है। अब देखिए अपन क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैंने एक एक टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन लिए हैं। एक क्रैमर नियम का लिया है, एक आपके पास में सरेख होने की कंडीशन ली है और एक आपके पास में इनवर्स का लिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा हुआ है? यदि बिंदु 3 है और तीनों सरेख है, तो मेरी बात सुनिए, अपन को पता है सरेख होने की शर्त क्या होता है? 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त क्या होती है? देखिए मान लीजिए कोई भी 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और यदि ये सरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, और इट मींस इस डिटरमिनेंट का मान यहाँ हालांकि 1/2 होता है लेकिन 0 होने के कारण इसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। इट मींस यहाँ से हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए x1 y1 क्या है? 2 - 3, आगे क्या है? लैम्डा माइनस का 2, और आगे क्या है? 0 5 बराबर 0। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहली पंक्ति के अनुसार सॉल्व करो। 2 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 0 प्लस का 1 5 लैम्डा माइनस का 0 बराबर 0। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 5 और 2 कितने हो गए? 7 दूनी 14 माइनस के प्लस के 3 लैम्डा और प्लस के 5 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 8 लैम्डा का मान आएगा वो 14 आएगा। इट मींस लैम्डा बराबर आपके पास में 14/8 बराबर 7/4। ये है आपके पास में लैम्डा की वैल्यू। बड़ा इजी क्वेश्चन है और इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हैं। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मैंने थर्ड चैप्टर में आपको क्वेश्चन ये करवा रखा है, फिर भी आपको यहाँ एक दूसरे तरीके से इनवर्स की सहायता से करूंगा। वहां तो मैंने एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के साथ में गुणनफल के रूप में करवाया था, क्योंकि कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसका इसके साथ गुणा है, ये आ रहा है, तो अपन को इस मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना था। तो मैंने मैट्रिक्स इनके गुणे के अनुसार उसको कंसीडर किया था। ठीक बात। अब यहाँ पर मैं इनवर्स की सहायता से इसको बताऊंगा। ठीक है, ये आप थर्ड चैप्टर में जाके देखना, एक शायद विविध का ही आपके पास में क्वेश्चन होगा, अवयव एक्सरसाइज का। अब यहाँ पर अपन के पास देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 19 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस का 4 3 और माइनस का 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास में सॉरी x लिखा हुआ है बराबर माइनस का 16 माइनस का 6 7 और 2, ये लिखा हुआ है। और अपन को कह रहा है कि x का है वो मान ज्ञात करना है। एक मैट्रिक्स आएगी और मैट्रिक्स की सहायता से अपन के पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब मेरी बात सुनिए, अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये आपके पास में कुछ इस प्रकार का फॉर्म नहीं दिख रहा है आपको? ax बराबर b टाइप का दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जहां a इसको मान सकता हूं, b इसको मान सकता हूं। ठीक है, तो x बराबर आपके पास में क्या होगा? x बराबर क्या होगा? a इनवर्स इनटू b। यहां पर लिख सकता हूं वेयर a आपके पास में क्या है भाई? 1 माइनस का 4 3 और माइनस का 2, और b आपके पास में क्या है? माइनस का 16 माइनस का 6 7 और 2। भाई मैंने इसको कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और ये फॉर्म में लिखा है। तो x का मान क्या करना? इस a को उधर ले जाएंगे, a इनवर्स b। कौन सा सिद्धांत लग रहा है? अवयव सिद्धांत। ठीक है, और यदि दूसरे
दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं कोई एक मैट्रिक्स मान लूं और फिर उसका गुणा करके उस मैट्रिक्स का मान निकाल लूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये x बराबर a इनवर्स भी आ गया, तो मुझे पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए a इनवर्स निकालने के लिए a व्युत्क्रमणीय होना जरूरी है, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए माइनस का 2 और प्लस का आपके पास में 12, तो यह आ गया आपके पास में 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब निकालता हूं a इनवर्स। तो a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, 1/10 है। और एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2, ये 1, और पिछले विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तन, तो ये माइनस का 3 और ये हो गया आपके पास में 4। अब मैं यहाँ रखता हूं a इनवर्स। तो देखिए क्या आएगा, x बराबर 1/10 माइनस का 2 4 माइनस का 3 1 इनटू इसके साथ में आपके पास में आ गया माइनस का 16 माइनस का 6 7 और 2। ठीक है, अब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं। तो देखिए 1/10 एज इट इज, 2/2 की मैट्रिक्स है दोनों, तो ये आ गया -2 इंटू 16 कितने हो गए 32, और प्लस आपके पास देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ तो 700 का आपके पास में 28, और यहाँ यदि हम बात करें पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में तो -2 और माइनस के आपके पास में हो गए 12 और प्लस 4 गुणी 8। ठीक है, फिर -3 का 16 के साथ में 48 और प्लस का 7, और यहाँ यदि हम बात करते हैं तो -3 का 6 के साथ में 17 18 और प्लस के 2। तो देखिए कैपिटल X का जो मान आएगा वो आपके पास में आएगा 1/10 इंटू 32 और 28 आपके पास में हो गए 60। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में 20, ये भी 20 और ये हो गया आपके पास में 55। ठीक है, तो यहां से मैं कैपिटल X लिख सकता हूं, 10 अंदर डालता हूं तो ये 6 2 2 और ये आपके पास में देखिए कितने वैल्यू आ रही है, 5 से यदि कैंसिल करते हैं तो ये 11/2 या फिर 5.5 अपन लिख सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक बात, अब दूसरा तरीका मैं बता देता हूं कैसे, कि मैं क्या करता हूं, इस कैपिटल X को मान लेता हूं, कैपिटल X को मान लेता हूं आपके पास में X Y Z और A। ठीक है, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी और वो भी 2/2 की होगी और बीच में बराबर है, तो समानता का गुणधर्म लगाऊंगा तो ऑर्डर इक्वल होने पर संगत एलिमेंट बराबर होंगे, तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे तो x y z और a का मान आ जाएगा, और वो x y z का मान यहाँ कैपिटल X में रखेंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आनी है। तो देखिए जब तक ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा कि a इनवर्स की सहायता से करो, तो आप ये मेथड भी अपना सकते हो और ये मेथड भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो ये मेथड मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया और फिर यहाँ पर भी बता दिया कि कैपिटल X को कोई मैट्रिक्स मान लो, फिर इसका मैं इसके साथ गुणा करवाऊंगा तो एक 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, फिर समानता का गुणधर्म लगा के आपके पास में तरीका अपन अपना सकते हैं। तो यहाँ पर 4 समीकरण बनेंगे और 4 समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में x y z और a का मान और ये मान अपने वापस इस मैट्रिक्स में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरे ख्याल से यदि आप ये तरीका अपनाते हो तो इजी भी रहेगा और गलत होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि इसमें 4 समीकरण बनेंगे और 4 समीकरण को सॉल्व करके अपन को x y z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक बात, तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेके अपन बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमेशा अपन को ज्ञात करने को कहता है कि प्रदर्शित कीजिए कि निकाय के असंगत हल है या अनंत हल है। अब उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि निम्न समीकरण के अनंत हल है,
तो आपको ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। एक समीकरण निकाय दे रखा है, इसके अनंत हल के लिए तो अपन को समीकरण निकाय का सॉल्यूशन निकालना है। अब मेरी बात सुनिए, समीकरण निकाय के अनंत समीकरण निकाय के अनंत हल होने की कंडीशन क्या होती है भाई? अनंत हल होने की शर्त मैंने क्या बताई थी कि आपके पास में डेल्टा का मान 0, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 3 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना जरूरी। ये है आपके पास में किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसकी ये शर्त होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आपके पास में अपन डेल्टा 1 डेल्टा 2 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो अपन को 4 समीकरण प्राप्त होंगे और 4 समीकरण को सॉल्व करके अपन x y z का मान निकाल सकते हैं। आप अब कहोगे सर अपन यहाँ से इस सिस्टम का सीधा भी निकाल सकते हैं मान, तो लेकिन ध्यान रखना उसने ऊपर लिखा है कि निम्न समीकरण के अनंत हल है। अनंत हल होने का मतलब है कि आपको इस डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। सीधा कर दिया तो आपके नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं सबसे पहले डेल्टा निकालता हूं, तो मुझे ये बताओ डेल्टा क्या होता है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3, ये जो होता है। अब मैं यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहां से लेता हूं तो क्या होगा? 2 1 a 2 1 a, ठीक है। क्या आएगा? b माइनस का 2 और 1 और 5 माइनस का 5 और 1, ठीक है। अब देखिए, सिंस डेल्टा इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट, अब अपन को क्या करना है? अनंत हल है, अर्थात अपन को गिवन है कि डेल्टा का मान 0 है, तो अपन क्या ज्ञात करेंगे? इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान यदि 0 है तो अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आपके पास में कि पहली पंक्ति के अनुसार 2 माइनस का 2 और प्लस का 5, तो कितना हो गया आपके पास में? देखिए माइनस का 2 प्लस का 5 और माइनस का 1 और ये हो गया b और माइनस का 5 और प्लस का a इंटू माइनस का 5b और ये हो गया प्लस कहते हैं बराबर 0। अब मैं इस समीकरण को सॉल्व करके आपके पास में कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, 5 में से 2 गए 3 दूनी 6 और ये हो गया आपके पास में प्लस के 5 और माइनस के b और माइनस के 5ab और प्लस के 10a बराबर 0। अब देखिए मैं इससे और 5 को जोड़कर 11 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया 11, इसको मैं समीकरण देता हूँ, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब निकालता हूँ डेल्टा 1 का मान। डेल्टा 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या होगा? यहाँ आएगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3 का मान 0 इंप्लाइज दैट। अब d1 d2 d3 क्या है? 4 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस का 2 और बाकी वाले दोनों सेम रहेंगे। 1 माइनस का 2 माइनस का 5 a1 1, इसका मान आपके पास में आ गया 0, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन सॉल्व करने जाएं तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले फॉर के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 5 और माइनस 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो माइनस 2 इंटू 1 कितने हो रहे हैं भाई आपके पास में? माइनस का 2 और प्लस के 2, ठीक बात, और प्लस का a इंटू ये हो गया आपके पास है 5 दूनी 10 और माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 0। इसको मैं सॉल्व करके आपके पास में लिख सकता हूँ कि 5 में से 2 गए 3 4 12 0 और ये हो गए 10 में से 4 गए 6a, तो 6a बराबर 0 इंप्लाइज दैट a का मान आ गया माइनस का 2, ठीक है।
a का मान आ गया -2। अब अपन को b का मान निकालना है। तो एक तरीका तो यह है आपके पास में कि a का मान मैं यहाँ पुट करूंगा तो अपने पास में b का मान आ जाएगा। और दूसरा तरीका और है कि अपन डेल्टा 2 को 0 करो, डेल्टा 3 को 0 करो और उससे आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब मेरी बात सुनिए, यदि अपन इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है देखिए। समीकरण एक से क्या वैल्यू आएगी, 11 माइनस b माइनस के 5 और a का मान -2, तो कितने हो गए आपके पास में प्लस का 10b और ये हो गया प्लस के 10a। तो ये हो गया आपके पास में, क्यों क्या है 10a है तो 10 और a माइनस आपके पास में 20 बराबर 0। अब मेरी बात सुनिए, ये हो गया 9b, 10 में से a गया और b में से आपके पास में a गया माइनस के 9 बराबर 0। इंप्लाइज दैट b का मान क्या हो गया आपके पास में 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास में तरीका आ गया। देयरफॉर a का मान -2 एंड b का मान आपके पास 1। और मेरी बात सुनिए, अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कि यदि मैं डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को 0 करूं तो वहां से भी अपना पास आ सकता है। डेल्टा 3 को यदि अपन 0 करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, यहां से आपके पास में 2b5 1 माइनस का 2 माइनस का 5 और इसकी जगह d1 d2 d3, तो ये हो गया 4 माइनस का 2 और माइनस का 2। इसका मान अपन 0 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे क्या होगा -2 4 और ये आ गया आपके पास है माइनस के 10 और माइनस का 1 इसके साथ में हो गया माइनस के 2b और ये हो गया प्लस का 10 और ये हो गया प्लस का 4 इंटू ये हो गया माइनस का 5b और ये हो गया प्लस के 10 बराबर 0। अब इसको अपन सॉल्व करने जाएं तो 4 में से 10 गए आपके पास है माइनस के 6 माइनस के 12 और यहाँ पर अपन बात करें तो ये हो गया प्लस के 2b और माइनस के 10 और ये हो गया माइनस के 20b और ये हो गया आपके पास है प्लस के 40 बराबर 0। ठीक बात। अब देखिए 20b में से आपके पास में 2b गए तो माइनस के 18b, अब ये कितने हो गए 40 में से आपके पास 10 गए कितने 30 और 30 में से 12 गए आपके पास है 10 गए प्लस के 18 बराबर 0। तो यहाँ से भी b का मान आपके पास में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो साहो तो आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को 0 इक्वल करके ये और b का मान निकाल सकते हो, या फिर डेल्टा को 0 करेंगे समीकरण ये आएगा, डेल्टा 1 को 0 करो समीकरण ये आएगा a का मान, और a का मान मैं समीकरण 1 में पुट करूंगा तो b का मान आ जाएगा। तो ये आपके पास में देखिए a का मान और आपके पास में b का मान। ठीक है, तो ये थी आपके पास में चैप्टर नंबर 5 जो कि आपके पास में था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इसके अपने कंप्लीट क्वेश्चन विद थ्योरी को सॉल्व आउट किया है। अब देखिए अपन ने जो चैप्टर पढ़े उसके अंतर्गत मैट्रिक्स 3rd चैप्टर आव्यूह और डिटरमिनेंट 4th चैप्टर अर्थात सारणिक और 5th चैप्टर पढ़ा है अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये 3 चैप्टर पढ़ा के आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, या तो फिर अपन प्रोबेबिलिटी को लेकर बात करेंगे और या फिर अपन बात करेंगे 1st चैप्टर जो कि सेट थ्योरी को लेकर है, जिसमें फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन है और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे अपन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन।